Good morning students. So today we are going to discuss about class 11's first chapter, that is physical world. तो इससे पहले आपने 10th में पढ़ा ही होगा जो भी फिज़िक्स के बारे में, वहाँ हमारा जो था साइंस, वो हम साइंस में एक साथ पढ़ते थे, बट यहाँ 11th में फ़िज़िक्स हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा। इसकी एक सेपरेट बुक होगी जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स होता क्या है, और इसके बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में फ़िज़िक्स होता क्या है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है फिज़िकल वर्ल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़िए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और आगे के चैप्टर्स को भी समझने में आपको आसानी हो। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब फ़िज़िक्स जो होता है वो साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं नेचर, मतलब हमारे आसपास के वातावरण के बारे में, और नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो ये हो गया, हम जान गए कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िक्स, मतलब हमारे पास दो प्रकार के फिज़िक्स होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा क्लासिकल फिज़िक्स होता है, और सेकंड हमारा मॉडर्न फिज़िक्स होता है। तो हम अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं और इनमें अंतर क्या है। तो पहला जो है हमारा क्लासिकल फिज़िक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डिफाइंस मैकेनिक्स, मतलब इसमें ये मैकेनिक्स को डिफाइन करता है। और इसमें जो हम पढ़ते हैं वो सब है हीट है एंड थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ये सारे सब्जेक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ये टॉपिक्स हैं सारे। और सेकंड है हमारा मॉडर्न फिज़िक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये जो फिज़िक्स है उसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल से डील करते हैं। ओके, तो आप सब जानते ही होंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं। जैसे हमारे एटम है, न्यूक्लियर है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये जो सारे हमारे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सब हमारे हो जाएंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और इसके बारे में हम मॉडर्न फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है। ये सब के बारे में आप पहले भी पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। आप इसे देख लीजिए। जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसमें हम बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और सेकंड जो हमारा है मैक्रोस्कोपिक, इसमें हम लार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं। लार्ज पार्टिकल्स जैसे कि आप जानते हैं हमारा, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, जैसे कि चेयर है या कुछ भी लार्ज पार्टिकल्स, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और थर्ड जो हमारा है मेसोस्कोपिक, इसमें हम एक मॉडरेट साइज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप मॉडरेट साइज मतलब जो नॉर्मल साइज होता है, जो ना ही एकदम छोटा और ना ही एकदम बड़ा, मतलब बिल्कुल मॉडरेट साइज के बारे में हम इसमें बात करते हैं। और अब हम देखते हैं कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने 10th या इससे पहले क्लास में भी पढ़ा ही होगा कि फोर्स होता क्या है। फोर्स जो होता है वो कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है तो उसका जो कारण है वही हमारा कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स कहलाता है। लेकिन हम यहाँ इसकी एक सुटेबल डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें एग्जाम में लिखनी होगी। तो इट इज़ एन इंटरमोलिकुलर और एक्सटर्नल एजेंट which change or try to change the shape, size or position of an object as pull or push। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका आप देखे ही होंगे कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो हम उस पर कोई भी, जैसे कि उसे खींचते हैं या धक्का देते हैं, तो उसके शेप और साइज में एक चेंजेस आती है। तो ये जो चेंजेस आती है यही फोर्स की वजह से आती है। और एक्चुअल में फोर्स यही होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप, साइज और पोजीशन में चेंज आएगी बाई पुल और पुश। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इसे आप जानते ही होंगे, सभी जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये जो होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच वर्क करता है। ये ऑब्जेक्ट या तो माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ाई है कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है।
तो अब हम देख लेते हैं, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में दो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी एक मास है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये इसको इधर आने से रोक रहा है और ये इसको इधर आने से रोक रहे हैं। तो हम इसकी एक इक्वेशंस पे देखते हैं। अब जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 है। यहाँ पे जो m1 और m2 है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो सेकेंड हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है और फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आप पहले जो इक्वेशन में देखिए कि अगर इसमें ये प्रोपोर्शनल है, मतलब फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का मतलब आप सबको पता है कि अगर g की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर m1 और m2 की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर g की वैल्यू बढ़ेगी तो r मतलब रेडियस की वैल्यू कम होगी। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हो गया Fg प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया है वो हमारा g कांस्टेंट है। यहाँ पे जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसमें ध्यान रखने लायक ये है कि आप इस g की वैल्यू को याद रख लीजिए। g की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपको आगे इक्वेशन सॉल्व करने में ही आसानी होगी इससे। आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये जो होता है इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इट सेकेंड है इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसा कि हमने देखा ही है इससे पहले इक्वेशंस में, इसने प्रोडक्ट लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया है। और थर्ड जो हमारा है इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये जो होता है वो बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, मतलब आप कहीं पे भी चले जाइए, चाहे वो कितनी भी बड़ी कोई मकान हो या कोई भी जगह हो, वहाँ से भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये है कि आप कहीं पर भी चले जाइए ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। ये एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है। फोर्थ देखते हैं हम, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट हैज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। ये जो होता है हमारा सेंट्रल फोर्स होता है जो कि एक लाइन में ही वर्क करता है, जो सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, मतलब सेंटर ऑफ बॉडी में ही वर्क करता है ये फोर्स। और फिफ्थ हम देख लेते हैं कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजर्वेटिव या कंजर्व वर्ड जो होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, वो होता क्या है। तो कंजर्व का मतलब होता है कि जो कभी भी नष्ट या समाप्त नहीं होने वाला है। तो ये फोर्स ऐसा है कि ये हम आगे भी यूज़ ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी चले जाएगा, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम देखते हैं सेकंड जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट और एज अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स। मतलब ये जो फोर्स होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है जो कि अट्रैक्टिव और रिपल्टिव हो सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। तो जो सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। जैसे कि प्लस और प्लस चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन होगा, माइनस और माइनस चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन होगा। लेकिन वही अगर प्लस और माइनस चार्ज है तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो हम जान गए अब कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। Fe मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। आप देखे ही हैं इससे पहले इक्वेशन में भी हमने सेम एज इट इज़ यही स्टेप किया है, वैसे ही सेम स्टेप यहाँ पे भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को हमें फिर से हटाना है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट करेंगे वहाँ पे हमने जी कांस्टेंट का यूज़ किया है, यहाँ पर हम के कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो गया एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, जो कि मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। आप ये याद रखिएगा कि ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। और इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम। जो के की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम्ब स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये फ्री स्पेस के लिए है ना, आप ये याद रखिए कि ये मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। और अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट देखते हैं, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स। ये जो होता है अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स होता है। आपने इससे पहले जान ही लिया है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। सेकंड जो है, इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो होता है हमने अभी इक्वेशन निकाला जिसमें वो फर्स्ट जो था प्रोडक्ट लॉ को फॉलो किया है और सेकंड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया है। थर्ड है, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हम कहीं पर भी जाएं वो वर्क करेगा, वो लॉन्ग रेंज का फोर्स है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लॉन्ग रेंज का फोर्स नहीं होता है। और फोर्थ हम देख लेते हैं, इट इज़ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स होता है। फिफ्थ जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होगा या नष्ट नहीं कर सकते हम इसको। और सिक्स जो है हमारा, इट इज़ 10⁶ टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमारा होता है वो 10⁶ टाइम स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन देख लेते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये दो प्रोटॉन हैं जिनकी मास है, ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और इनके बीच की दूरी r है। अब हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जो लगेगा Fg फोर्स भी होगा इसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा, मतलब Fe, क्योंकि हम उसी का कंपेयर कर रहे हैं। तो आगे हम इसे इक्वेशन से समझते हैं। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। पहला जो हमारा इक्वेशन है वो हमने जैसे उसमें फर्स्ट इक्वेशन में ग्रेविटेशनल के लिए जी कांस्टेंट लिया था वही आएगा। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे MP और इसकी जो रेडियस हो गई वो r² हो गई। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। होप आपको समझ आ ही गया होगा। और सेकेंड जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हमने देखा ही है कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए के कांस्टेंट लिया था, तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन भी आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही समझ आ गया होगा, एज इट इज करना है इसे। अब हम देख लेते हैं कि जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में जो जो वैल्यू पूछी है वो सारी वैल्यू बस हमें पुटअप करनी है और उसके बाद इसकी वैल्यू आ ही जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो आई है वो 10⁻36 है। अब हम देख लेते हैं थर्ड हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू अदर। ये हो गया हमारा। अब इसकी डेफिनेशन पर हम बात करते हैं कि इट इज़ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये जो फोर्स होता है वो पेयर ऑफ न्यूक्लियस के बीच कार्य करता है। अब हम जानते ही हैं कि न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या होता है, मतलब पेयर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन हो सकता है, या पेयर ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है, या पेयर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और रिपल्टिव फोर्स भी होता है। तो हम देख लेते हैं कि कब कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे। तो ये देखते हैं हम, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन होता है तो इनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और रिपल्सन के कारण इसमें न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है। और जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स लगता है।
अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा ही है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है एंड 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। और जो हमारा सेकंड है इट डज नॉट फॉलो प्रोडक्ट लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये जो है वो प्रोडक्ट लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। आपने देखा ही होगा कि हमने इसमें से कोई इक्वेशंस नहीं निकाला है, मतलब ये दोनों लॉ को फॉलो नहीं करता है। और थर्ड देख लेते हैं इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, द ऑपरेटिव रेंज इज टेकन इन फॉर्म 1 फॉर्म इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। हमने देखा कि पहले ग्रेविटेशनल जो होता है वो कि ऐसा होता है, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये जो हमारा होता है ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। इसमें जो होता है 1 फैम इक्वल टू 10⁻15 मीटर तक का होता है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ, ये जो होता है नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, न ही इसमें कंजर्वेशन होता है। और फिफ्थ है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। सिक्स जो है हमारा वो होता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस बिकम लेस देन 0.86 फर्मी देन इट बिकम्स रिपल्सिव फोर्स। मतलब जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस मतलब हम जानते ही हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर कम होगा लेस देन 0.86 से, अगर वो कम है तब ये जो होगा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ जो कि है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये एग्ज़ाम्स वगैरह में भी नहीं पूछे जाते, लेकिन आप इसे एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए और जान लीजिए कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इट इज़ अ फोर्स विच एक्ट बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो ड्यूरिंग द बीटा डीके फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल के बीच वर्क करता है, और ये जो बीटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मिलता है ये वाला फोर्स हमें। अब हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने पिछले 10th या क्लास में पढ़ा होगा और आपको ये शायद पता भी होगा। तो हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। In science, the energy always remains conserved. The energy neither can be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form other form into the other form of energy into work. मतलब इसके डेफिनेशन से हमें ये तो समझ आया कि जो एनर्जी होती है उसे हम न ही क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। द चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है, इसे भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। पर जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फॉर्म में हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे बॉडी में होता है द डिफरेंस बिटवीन बॉडीज, ये हो जाएगा हमारा। अब थर्ड हम देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन लीनियर मोशन इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मतलब जब लीनियर मोशन होता है तो जब हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अपने तरफ से नहीं लगा रहे हैं तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। और रोटेशनल मोशन में जब हम कोई भी अपने तरफ से एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व होता है। ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि ये सब होते क्या है, कंजर्वेशन लॉज, ये सारे एनर्जीज के बारे में। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, पूछिए हमें कि ये
कोई भी अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टेप समझ नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे की अपकमिंग वीडियो को देख सकें। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।